हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। आज हम अपना वही चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, एक और न्यू एनसीईआरटी है, उसकी कुछ वीडियोज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वो देख सकते हो। अभी चलो आज अपना ये वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करते हैं। एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. The thin blanket of air is an integral and important aspect of planet. अब देखो, अर्थ जो है उसके चारों ओर एक लेयर होती है, ठीक है, एयर की या गैस की, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस जो वर्ड है वो रूट वर्ड है एयर का, ठीक है। तो एटमॉस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो एयर से रिलेटेड होंगी। अब एक चीज़ ध्यान रखो, कुछ गैसेस होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे सर्वाइवल के लिए और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो एयर है, जितनी एयर है वो बहुत सारी गैसेस को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, यानी कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं जो हमारे अर्थ पर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। दूसरा, एयर का एक और काम होता है, आपने देखा होगा जब कभी भी सर्दियों में या फिर गर्मियों में बहुत ठंडी हवा चल रही होती है तो धूप की गर्मी हमें फील नहीं होती। जैसे धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ और हवा चल रही है ठंडी, उससे क्या होगा, जो सन की हीट है वो हमारी बॉडी को क्या होगी, महसूस नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि एयर जो होती है वो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्या करती है, थोड़ा कूल डाउन कर देती है टेम्परेचर को, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो एयर है वो हमें सांस लेने में हेल्प होती है। दूसरा, ये हमें हार्मफुल रेज, यानी कि सन की जो हार्मफुल रेज हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। द atmosphere extend up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 4 layers based on composition, temperature and other properties. These layers starting from the earth's surface are called troposphere. So ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले ध्यान रखो, जो हाइट एटमॉस्फेयर की वो कहाँ तक है, वो है हमारी 1600 किलोमीटर्स तक, ठीक है। जो हाइट है हमारे एटमॉस्फेयर वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। दूसरा, हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड, कितना, 5 लेयर्स में। तो सबसे पहली जो लेयर है उसे हमारी जो सबसे पहली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग किससे होती है, ट्रोपोस्फेयर से, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये मैंने सीरीज से नहीं बोले नाम, अपनी तरफ से बोल दिया। अब दोबारा रीड करके देख लेते हैं कि ये लाइन वाइज कैसे हैं। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर है, देन सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ये 5 जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं इनका अलग अलग अपना काम होता है, यानी कि हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह से एक आपको वो दिखा रखी है इमेज, जिससे आप पहचान लोगे। हम सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, जिसके अंदर प्लेन्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होगी, ठीक है, फिर ऐसे मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये जो लेयर है इनके बारे में डिटेल में ना क्लास 7th में पढ़ोगे कि हर लेयर का अपना अपना एक काम होता है, ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लास 7th का एयर चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। द एटमॉस्फेयर इज composed mainly of nitrogen oxygen which makes up about 99% of clean dry air. जो हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जो 2 गैसेज है वो उसके अंदर आती हैं। पहली है नाइट्रोजन जो 78% है, फिर दूसरी है ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी जो अलग गैसेज है 1%, उसके अंदर बहुत सारी गैसेज का कॉम्बिनेशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिक्सचर अमाउंट, it's important as it's absorb heat radiant by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for growth of plants. देखो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर यानी कि 2 जो एयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। कौन कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और 1% जो है वो अदर गैसेज हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करती है, वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है उसे क्या करती है, बढ़ा देती है। यानी कि सन वाली जो हीट है ये अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेगी और आसपास के एरिया को क्या करेगी, गर्म कर देगी ज़्यादा। इसीलिए हमें आजकल ना ज़्यादा गर्मियाँ फील होती हैं। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट। अब देखो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के अकॉर्डिंग घटती और बढ़ती है, ये ध्यान रखना, यानी कि अलग अलग होती है, सेम नहीं होगी हर जगह। इन मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एट गो अप। यानी कि जब आप समुद्र के पास होगे तब क्या होगा, उसका जो लेवल है वो बहुत सही होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सी लेवल के पास में होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे यानी कि हाइट पे जाते जाओगे, वैसे वैसे इसका लेवल डिक्रीज होता जाएगा। यू विल नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। दे हैव द कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड। यानी कि आपको पता होगा जो क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट जैसी चोट, मतलब जो माउंटेन पीक्स हैं उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं जो लोग, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती होगी कभी कभार। क्या होता है उन लोगों को, उनकी डेथ भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लोग वहाँ सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। तो और उनकी जो हार्ट है वो हार्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, उनका जो हार्ट है वो उतनी ऑक्सीजन पूरी बॉडी को नहीं पहुंचा पा रहा होता है, क्योंकि एयर जो है वहाँ डेंस होती है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं हमेशा। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अप द एटमॉस्फेयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। दिस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरिया experiences हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब ये ध्यान रखना, जो एयर है वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करती है, मूव करती है। और जो मूविंग एयर होती है हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं क्या, विंड। ठीक है, मूविंग एयर इज नोन एज विंड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आती है बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोस्फेयर के अंदर तीनों ही चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। इन सभी का जहाँ छोटा सा एक जोन होगा, यानी कि जहाँ ये तीनों ही चीज़ें आएंगी उस जगह को हम बायोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पर लाइफ के सर्वाइवल के लिए सारी ही चीज़ें अवेलेबल हो। The biosphere is a narrow zone of contact between the land, water and air. It is the zone of life that is unique to this planet exists. There are several, ठीक है, there are several species of organism that vary in size from microbes. यानी कि बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जिसमें तीनों ही चीज़ आएंगी, यानी कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। दूसरा, यहाँ पर सारे ही वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी अपनी लाइफ को, मतलब सर्वाइव करने के लिए। अब देखते हैं, बैक्टीरिया एंड ह्यूज मैमल्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर ऑफ सर्वाइवल। एक चीज़ और है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हैं कहीं ना कहीं, और सभी बायोस्फीयर का पार्ट हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting a forest is for fulfilling our needs of wood, or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैंने अभी बताया आपको। यानी कि अगर हम अर्थ पे रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अर्थ सिर्फ ह्यूमंस का है, अर्थ जो है वो हर किसी का है, यानी कि जितने भी जानवर रह रहे हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, उन सभी का है अर्थ। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और लैंड को क्लियर करेंगे एग्रीकल्चर करने के लिए, तो क्या होगा, उससे सॉइल जो होगी, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो क्या होगी, वो ख़राब होती चली जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो अर्थ पर रहने वाले माइक्रोब्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, या कुछ जानवर हैं जो सॉइल के अंदर या ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनके लिए क्या होगा, वो लोग, उन लोगों का तो घर चला जाएगा वहाँ से, इवन उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी। Similarly, Earth's surface may be changed due to the natural calamity like earthquake. For example, there could be submerge of land as happened in the case of tsunami recently, part of Andaman and Nicobar Island. We submerge underwater. Discharge of waste material into lake and river makes the water unsuitable for human use. It's also damage other forms of life. देखो, हम जब कभी भी हमारे नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन फ्यूचर, लॉन्ग टर्म्स में। अभी तो हमारे लिए वो क्या होगा, अच्छा होगा, भाई हमें फर्नीचर बनाना है, हमने पेड़ काटा, बढ़िया से एक फर्नीचर बना लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे और जब पेड़ कटते चले जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी बेसिक नीड है,
एयर यानी कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है वो गायब, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो रहे होंगे। और इसी वजह से जब हम नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी क्लाइमेटी यानी कि कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स होंगे जैसे कि सुनामी हो गई और अर्थक्वेक हो गया, जो क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद करके रख देते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट करके चीज़ मतलब जगह हुआ करती थी। अब वो एक सुनामी आई बहुत ज़्यादा तेज़, वो उससे क्या हुआ, वो डूब गया यानी कि वो गायब हो गया। कुछ रिवर्स हैं, लोग क्या करते हैं, रिवर्स का जो पानी है उनको ख़राब कर देते हैं, यानी कि उसको पोल्यूट कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। अब वो पानी सूटेबल नहीं होगा पीने के लिए, और जो जानवर होंगे वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे उसके अंदर। एमिशन ऑफ इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. It is termed as global warming. There is those a need to limit the use of resources of Earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. एक चीज़ और है, यानी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्या होता चला जा रहा है, हम नेचर को इतना ज़्यादा पोल्यूट या इतना ज़्यादा कंटामिनेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी गैसेस जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट क्या हो रही हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, और इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब मैं ग्लोबल वार्मिंग सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में होता क्या है। सपोज आप एक कार में बैठे हो, वो कार बंद है और उसके सारे शीशे भी बंद हैं, और बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर, एसी नहीं चल रहा है गाड़ी का, सिर्फ वो गाड़ी में आप अंदर बैठे हो, बाहर से सब कुछ बंद है, उसका शीशा वगैरह सब कुछ। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो गाड़ी है वो कार अंदर से क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो शीशे होंगे यानी कि कार के जो ग्लासेस होंगे वो क्या करेंगे, मिरर, वो सारी की सारी जो हीट है सन की उसको गाड़ी के अंदर ट्रैप कर लेंगे, और आप अंदर बैठे होगे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी। अब वो गर्मी किस लिए लग रही है, क्योंकि जो सन की हीट है उसे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या कर लिया, हीट को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और वो हीट बाहर नहीं जा पा रही। सेम ऐसा गाड़ी के साथ हो रहा है, और सेम हमारे अर्थ के साथ भी ऐसा हो रहा है। यानी कि जो सन की हीट है वो उस गाड़ी के अंदर क्या होती जा रही है, एब्जॉर्ब, स्टोर होती जा रही है, और उसकी वजह से आपको गर्मी लग रही होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो जाती है लोगों को। ऐसे हमारे अर्थ के साथ है, अर्थ के अंदर आने वाली जो हीट है वो हीट अर्थ से बाहर नहीं जा पा रही, ठीक है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जैसे अर्थ है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो अर्थ के ऊपर जितने ग्लेशियर्स हैं, यानी कि आपको पता होगा अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका के अंदर क्या है, वो ग्लेशियर से बना हुआ है पूरा का पूरा। अब गर्म होने की वजह से अर्थ के वो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। अब जब मेल्ट होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो ओशन वाला एरिया है उसका जो सी लेवल है यानी कि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वो बहुत सारे ऐसे आइलैंड कॉन्टिनेंट्स होंगे या कंट्रीज़ होंगी जिन्हें वो डुबोता चला जाएगा। धीरे धीरे जो अर्थ है वो पानी में डूबता जा रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बस ये कहा गया है इस चैप्टर में कि हम लोगों को क्या करना है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड यूज़ करना है या सस्टेनेबली यूज़ करना है, ताकि नेचर और ह्यूमंस के बीच में एक बैलेंस बना रहे। अगर हम नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होगा लॉन्ग टर्म्स में, वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। सो आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।